मातरम। नमस्कार दोस्तों, देश भर में जो अभी सुर्खियां बनी हुई है जातिगत जनगणना के बारे में, तो आज हम समझेंगे कि ये जातिगत जनगणना क्या होती है, इससे क्या लाभ है, इससे क्या नुकसान है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसका इतिहास क्या है और हर जनगणना के पहले ये जातिगत जनगणना का मैटर कहाँ से उठता है और क्या ऐसी बात है कि केंद्र सरकार इस जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं रहती है, चाहे वो अभी वर्तमान एनडीए की सरकार हो, चाहे इससे भूतपूर्व की बात करेंगे यूपीए की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, ये जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं रहती है। तो ये तमाम सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये खास इसलिए हो जाती है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मैटर को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर के बात करने के लिए, जो 2021 में जो जनगणना होने वाली है, 16वीं जनगणना, इसके लिए मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली गए थे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि नीतीश कुमार जी ये अकेले नहीं गए थे, इनके साथ साथ बिहार के 10 प्रमुख दल के प्रमुख नेता जो है मिलने के लिए कहाँ, मोदी जी से गया था। तो इसमें पक्ष और विपक्ष सब एक साथ, चाहे जो अभी एनडीए के साथ, जो एनडीए की जो गठबंधन सरकार में है, वो भी मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली गए थे। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाता है कि किसी खास मुद्दे को लेकर, कोई भी मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष जब साथ में बैठ के जब बात करती है किसी खास मुद्दे को लेकर, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, अगर हम जनगणना के इतिहास की बात करेंगे तो भारत में क्वेश्चन ये आएगा कि यह जनगणना कब से शुरू हुआ। तो दोस्तों, 1872 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि लॉर्ड मेयो के जो शासनकाल में जनगणना हुआ था वो पूरे भारत में नहीं हुआ था, कुछ ही क्षेत्रों में जनगणना हुआ था। अगर हम नियमित जनगणना और पूरे देश की जनगणना की बात करेंगे तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में किया गया था। तब से लेके प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे जो है, हर 10 वर्ष पे नियमित जनगणना कराई जाती है। और ये जो जनगणना होती थी उसमें जाति विशेष पे, यानी जाति के आधार पे जनगणना होती थी। तो 1881 ईस्वी से लेकर अभी अगर हम 2011 ईस्वी तक की बात करेंगे तो टोटल 15 जनगणना हो गया है। लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद की बात करेंगे तो भारत में कुल मिला के अभी तक 7 जनगणना, यानी 7 बार जनगणना हो चुकी है। दोस्तों, 1881 ईस्वी से लेके ये जातिगत जनगणना जो है ये 1931 ईस्वी तक चला था। यानी वर्ष 1931 ईस्वी तक जो जनगणना हुआ था उसमें जातिगत जनगणना होती थी। उसमें स्पष्ट प्रत्येक जाति में कितनी उसकी जनसंख्या है इसको जनता के सामने उजागर किया जाता था, पब्लिश किया जाता था। ठीक इसके 10 वर्ष बाद जो जनगणना 1941 ईस्वी में हुई, उस जनगणना में भी जातिगत जनगणना का आंकड़ा जुटाया गया, लेकिन जनता के सामने जो इसको स्पष्ट पब्लिश नहीं किया गया था। तब से लेके आज तक जो भी जनगणना हुआ है उसमें जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों है। दोस्तों, 1951 ईस्वी यानी आज़ादी के बाद 1951 ईस्वी से 2011 ईस्वी तक अभी तक भारत में टोटल 7 जनगणना हो गया है। लेकिन इस 7 जनगणना में अभी तक एक भी ऐसा जनगणना नहीं हुई है कि जिसमें जातिगत जनगणना हुआ हो। दोस्तों, ये खास इसलिए है कि जब कोई जनगणना होने वाला होता है, जैसे 2011 ईस्वी में जो जनगणना 7वीं जनगणना होने वाला था, तो उसके पहले भी ये डिमांड हुआ था। अभी 2021 में जो जनगणना होने वाली है, तो अभी से ही इसमें क्या किया जा रहा है कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं, जो भी खास करके जो ओबीसी कैटेगरी के पिछड़े वर्ग के आते हैं, उनका ये डिमांड होता है कि देश में जो जनगणना होती है उसको जाति आधारित किया जाए। यानी प्रत्येक जनगणना के पहले जो होता है ये डिमांड किया जाता है कि जाति आधारित जनगणना। इसके लिए जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं हमेशा इसका विरोध करते हैं, और जो निम्न कोटि के जो लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, इसके लिए क्या होते हैं, जातिगत जनगणना कराने के लिए देश के सामने, सरकार के सामने हमेशा ये आवाज़ उठती आ रही है और मांग उठती आ रही है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, जब बीपी सिंह की सरकार केंद्र में थी तो उस समय एक मंडल आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, ये मंडल आयोग क्या था कि ये पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात किया गया था। दोस्तों, यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा कि आरक्षण,
यानी अभी जो वर्तमान में हर जो निम्न कोटि के यानी जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। और एक बात ये समझने वाली है कि 1931 या 1951 में जो जनगणना हुआ था उस वक्त उसके पहले जातिगत जनगणना होती थी, लेकिन आज़ादी के बाद जो भी जनगणना हुई उसमें एक जनरल कैटेगरी के और दूसरा एससी एसटी कैटेगरी का जनगणना, यानी इसमें ओबीसी का कहीं जिक्र नहीं किया गया था। यानी अभी तक जो भी जनगणना होती आ रही है उसमें सिर्फ एससी एसटी का अलग से जनगणना होता है और एक जनरल में जो सब आ जाते हैं। तो जो एससी एसटी कैटेगरी को जो किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो उसको आरक्षण दिया जाता है उसकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। तो इसका जरूरत इसलिए हो जाता है कि देखिए दोस्तों, जो भी अभी जनगणना होती आ रही है तो उसमें एससी एसटी का तो स्पष्ट आंकड़ा है, तो उसको उस हिसाब से हम क्या सरकार उसको क्या कर देती है, आरक्षण दे देती है। लेकिन मंडल आयोग जो आया था वो मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग जो खास करके ओबीसी कैटेगरी के लोग थे उनके लिए 27% आरक्षण की बात करती है। जो 27% आरक्षण की बात करती है तो हम यहाँ आपको बताए होंगे कि किसी को भी अगर आप आरक्षण दीजिएगा तो उसकी संख्या के आधार पर दीजिएगा, उसकी जनसंख्या के आधार पर दीजिएगा। और हम बात कर रहे हैं कि 1931 ईस्वी के बाद जो है अभी तक तो ओबीसी यानी कि जो पिछड़े जातिगत जनगणना होती नहीं आ रही है, तो मंडल आयोग जो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कहा गया था, तो वो एक अनुमान लगाए थे कि देश में जो है जनगणना, देश में जो ओबीसी की यानी पिछड़े वर्ग की जो जनसंख्या है उसकी प्रतिशत की बात करेंगे तो वो 52% है। और ये 52% का अनुमान वो 1931 में जो जनगणना हुआ था जातिगत आधारित, तो उसमें तो ओबीसी का स्पष्ट प्रमाण बताया गया था कि उसकी संख्या क्या है। तो वो जो 52% जो संख्या बताए हैं वो 1931 को आधार मानते हुए, इसके बाद तमाम जो भी चुनाव में जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है जो हमेशा किसी चीज़ के लिए घोषणा करती है, डिमांड करती है, तो वो कभी 52% से बढ़ा के, कभी 52% से घटा के ही हमेशा उसके सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि जो एससी और एसटी का आरक्षण दिया जाता है उसको आबादी के आधार पे, यानी उसका स्पष्ट आबादी है, लेकिन जो ओबीसी का जो आरक्षण दिया जाता है वो उसका स्पष्ट जनसंख्या नहीं है, उसकी स्पष्ट आबादी अभी तक पता नहीं चला है। तो इससे उसको जो आरक्षण देने में क्या होता है कि कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है। दोस्तों, क्या है कि हर जनगणना के पहले ये जातिगत जनगणना की मांग उठती है। चाहे हम एक उदाहरण बता दें, जब 2011 ईस्वी में जनगणना होने वाला था तो 2011 ईस्वी में उस समय यूपीए यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस वक्त बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी थी। तो बीजेपी के एक नेता गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे, उन्होंने भी जातिगत जनगणना के लिए क्या आवाज उठाई थी। यानी उस वक्त भी बीजेपी सरकार जब विपक्ष में थी तो जातिगत जनगणना कराने के लिए क्या उठाया गया था, आवाज उठाया गया था। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि आखिर कोई भी सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, इस जातिगत जनगणना के पक्ष में क्यों नहीं रहती है, कतराती क्यों है जातिगत जनगणना कराने से। तो अब हम उसको समझेंगे। अब उसको दोस्तों हम समझेंगे क्या कि अगर अभी हम बात करेंगे कि क्या केंद्र सरकार का जो नीतीश कुमार मिलने के लिए वहां गए थे, क्या केंद्र सरकार का इसका रुख क्या है। तो अब हम समझेंगे। केंद्र सरकार में वर्तमान गृह राज्य मंत्री, देखिए जो भी जनगणना होता है वो किसके अंडर आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अभी गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री की बात करेंगे तो वो नित्यानंद राय जी। नित्यानंद राय जी ये बोले कि अभी जो है सरकार जो है कोई भी जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। वो जनगणना वैसी होगी जैसे पहले से होती आ रही है, अर्थात अभी इसमें एससी एसटी का जनगणना की बात किया गया और एक जनरल कैटेगरी का और किसी विशेष जो भी हो गए यानी ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की जनगणना की बात अभी नित्यानंद राय जी नहीं कहेंगे। लेकिन हम बात करते हैं 2018 ईस्वी में, जिस समय उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह था, जब उस समय वो खास एक मीटिंग में ऐसा बोले थे कि 2021 में जो जनगणना होगी वो जातिगत आधारित होगा। लेकिन अभी दूर दूर तक जातिगत जनगणना के पक्ष में यानी सरकार जो है अभी नहीं दिख रहा है। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि केंद्र सरकार इस जातिगत जनगणना के पक्ष में क्यों नहीं रहती है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि जब से मंडल कमीशन आया था उसके बाद जो है तमाम क्षेत्रीय पार्टी यानी तमाम जो भी राज्य है, जैसे बिहार हो गए, चाहे यूपी हो गए,
बिहार में जदयू और राजद, और अगर हम यूपी की बात करेंगे तो यूपी में समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी के रूप में उभरी है। तो उसमें खास करके उसको ओबीसी की, यानी जो राजद हो गया चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, उसको ओबीसी का समर्थन है। तो केंद्र सरकार इसलिए घबराती है कि अगर हम जातिगत जनगणना करा देंगे तो ये क्षेत्रीय जो भी पार्टी है उसका वर्चस्व जो बढ़ेगा। अगर वर्चस्व बढ़ेगा तो अभी जो क्षेत्रीय पार्टी जो है केंद्र में जो बैठी सरकार है उसको हराने के लिए, उसका डट के मुकाबला करने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब आप समझिए एक उदाहरण से, हालांकि बीजेपी सरकार जो है उसको भी ओबीसी का संरक्षण यानी ओबीसी का समर्थन है, लेकिन उतना समर्थन नहीं है जितना उसका उच्च वर्ग की जाति में होता है। अब हम समझेंगे कि क्षेत्रीय अगर क्षेत्रीय यानी वो जातिगत जनगणना होता है तो उसका स्पष्ट आंकड़ा हो जाएगा। देखिए केंद्र सरकार को क्या डर हो रहा है, अगर जातिगत जनगणना होगा तो केंद्र सरकार को क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रीय जो भी पार्टी है जिसको ओबीसी का समर्थन प्राप्त है वो सरकार के ऊपर एक दबाव बनाएगी कि जो आरक्षण 27% था इसको कम भी संभव है कि इसको बढ़ाया जा सकता है, घटाने की तो कोई बात नहीं है। तो इससे ओबीसी के जो भी समुदाय के लोग हो गए उससे क्षेत्रीय पार्टी में उसका समर्थन बढ़ जाएगा, और केंद्र सरकार के ऊपर राजनीतिक हो गए, सामाजिक हो गया, चाहे शिक्षण हो गया, चाहे नौकरी हो गया, हर चीज़ में वो आरक्षण को बढ़ाने के लिए दबाव डालेगी, जिससे क्या होगा कि क्षेत्रीय पार्टी का, क्षेत्रीय दलों का क्या होगा, दबदबा बढ़ेगा, और साथ ही साथ केंद्र में जो बैठी सरकार है, कोई भी सरकार है, उसका दबदबा क्या हो जाएगा, थोड़ा उसका महत्व कम होते जाएगा। इस बात से केंद्र सरकार हमेशा इस चीज़ से कतराती रहती है और जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं रहती है। तो अब अंत में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि 2014-15 ईस्वी की बात है कि कर्नाटक ने भी जातिगत जनगणना कराया था, लेकिन जब उसका तमाम विरोध, बहुत सारा उसका विरोध हुआ जातिगत जनगणना को, तो इसका नाम जो है वो सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे नाम कर दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।